हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है? तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो टुडे वी आर डिस्कस सब्जेक्ट कोड BPSC 131 दैट इज़ पर्सपेक्टिव्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपने अभी तक हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज नहीं करा है तो आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज कर सकते हो, जहाँ पर हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कराए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। अगर आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को अच्छे से कवर करके जाते हो तो आप अपने आने वाले एग्जाम में 90+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली गूगल पे जाना है, वहाँ पे आपको shop.hindustanknowledge.com सर्च करना है। उसके बाद आप हमारे वेबसाइट पे चले जाओगे, जहाँ पे सिंपली यहाँ पे आपको सर्च कोड के ऑप्शन पे जा करके अपना कोड यहाँ पे इंटर करना है, दैट इज़ BPSC 131, और आपको यहाँ पे गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएगा जिसको आप आसानी से यहाँ से परचेज कर सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पे सर्च कोड पे जाओगे, अपना इंटर करोगे सब्जेक्ट कोड, आपको यहाँ पे आ जाएगा गेस्ट पेपर अवेलेबल, और इसको आप आसानी से यहाँ से परचेज कर पाओगे। अगर आपको हमारे वेबसाइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी परेशानी होती है, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके हमसे गेस्ट पेपर ले सकते हो। हमारा नंबर है 9580023321। तो इस तरह से आप गेस्ट पेपर परचेज करके अपने प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हो, जहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रखे हुए हैं। ठीक है, चलिए अब हम अपने सेशन के ऊपर आते हैं। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आएगा तो इसे लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, जहाँ पर हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशंस लाते रहते हैं। और हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं आपके एग्ज़ाम के नोटिस के अनुसार। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम यहाँ पे देखेंगे दैट इज़ डिस्कस द मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पहले ये समझना होगा कि आखिर क्या होता है ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इसके क्या मीनिंग होते हैं, नेचर है और क्या इसका स्कोप है। ठीक है, द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट फील्ड दैट डील्स विद द इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सर्विसेज। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक हिस्सा है, एक भाग है। ठीक है, जहाँ पर क्या होता है, ये कुछ चीज़ों से डील करता है, जैसे कि जो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ बनाती है, ठीक है, सरकार जो अपनी नीतियाँ बनाती है उसको ये इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं उसको ये देखता है। ठीक है, साथ ही साथ जो पब्लिक सर्विसेज होते हैं उसके मैनेजमेंट को भी ये डील करता है। इट हेल्प्स द गवर्नमेंट वर्क इफिशिएंटली एंड मीट द नीड्स ऑफ सिटीजन। ये मदद करता है कि जो सरकार है वो बहुत ही बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से काम करे और जो वहाँ के नागरिक हैं उनकी ज़रूरतों को उन तक पहुँचाया जाए। ठीक है, इसके क्या मीनिंग्स होते हैं ये देखते हैं। द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटीज़। तो जो भी सरकार की जो गतिविधियाँ हैं उसको प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, उसको डायरेक्ट करना और साथ ही साथ उनको कंट्रोल करना, यही इसका मेन मकसद होता है, मेन इसका काम होता है। It is the process through which public policies are carried out by government officials। तो ये एक प्रक्रिया है जहाँ पर जो भी पब्लिक पॉलिसीज आती हैं उसको सरकार के जो भी संगठन हैं वहाँ से निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी पब्लिक पॉलिसीज बनाई जाती हैं सरकार द्वारा वो इसी प्रक्रिया के तहत हमको देखने को मिलता है। इट फोकसेज ऑन सर्विंग द पब्लिक एंड इंश्योरिंग द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। तो ये अपना ध्यान किस पे रखता है कि हमको जो पब्लिक हैं, ठीक है, यानी कि जो भी हमारे पब्लिक्स हैं उनको हमको क्या करना है, सर्व करना है। ठीक है, यानी उनके लिए हमको काम करना है। साथ ही साथ जो भी हमारा समाज है उसके कल्याण के ऊपर ये अपना ध्यान रखता है। अगर हम सामान्य भाषा में समझें तो ये क्या है, एक मैनेजमेंट है गवर्नमेंट के कामों का, जहाँ पर लोगों को क्या पहुँचे, लाभ पहुँचे। ठीक है, तो लोगों के लाभ को पहुँचाने के लिए ये एक मैनेजमेंट करता है सरकार के कामों का। ठीक है, अब इसके क्या नेचर होते हैं ये हम समझेंगे। नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। द नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के साथ हम इसको समझेंगे। फर्स्ट इज सर्विस ओरिएंटेड। इट्स मेन एम इज टू प्रोवाइड सर्विस लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर, लॉ एंड ऑर्डर एंड पब्लिक वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स। तो इसका जो मेन एम होता है, मेन जो लक्ष्य होता है, ठीक है, वो सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है, जैसे कि एजुकेशन देना, हेल्थ केयर, ठीक है, स्वास्थ्य के ऊपर काम करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और पब्लिक वेलफेयर करना सिटीजन्स का। ठीक है, सेकंड इज गवर्नमेंट एक्टिविटी।
इट इज़ क्लोजली कनेक्टेड विद द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट एंड हेल्प्स इन इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड पॉलिसीज़। तो ये बहुत ही मतलब क्या होता है, कनेक्ट होता है अच्छे से जो भी गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव ब्रांच होते हैं उनके साथ, और ये मदद करता है कानून को और नीतियों को इम्प्लीमेंट करने में, ठीक है, उसको मतलब लागू करने में, ठीक है। नेक्स्ट इज डायनेमिक एंड चेंजिंग। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चेंज अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़। अब जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है ये मतलब स्थिर नहीं होता है, ठीक है। ये क्या करता है, अपने आप को चेंज करता है ज़रूरत के अनुसार, जो समाज है उसकी क्या ज़रूरत है या फिर नई टेक्नोलॉजी आने के हिसाब से उसके तरीके से ये अपने आप को ढालता है, ठीक है। तो जैसा गवर्नमेंट का पॉलिसी होता है उस तरह से ये काम करता है। नेक्स्ट इज़ द गोल ओरिएंटेड। सो इट वर्क्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। तो ये काम करता है जो भी सरकार के जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने में, और साथ ही साथ जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है लोगों का, यानी कि जो जीवन का जो तरीका है जीने का, उसको बेहतर बनाता है, ठीक है, उसको इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट इज बोथ एन आर्ट एंड अ साइंस। इट इज अ साइंस बिकॉज इट फॉलोज प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स। तो ये एक साइंस का भाग कहलाता है क्योंकि इसके अंदर प्रिंसिपल्स और मेथड्स को ये फॉलो करता है। एंड एन आर्ट बिकॉज इट रिक्वायर्स लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग स्किल। और ये आर्ट का भी भाग कहलाता है क्योंकि इसके अंदर हमको लीडरशिप देखने को मिलता है, कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी देखने को मिलता है। अब इसके क्या स्कोप है ये हम समझते हैं। स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ वेरी वाइड। तो इसके जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है, जिसके अंदर हम कुछ चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट इज पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। तो इट इंश्योर्स दैट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स आर प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंटेड। तो ये पक्का करता है कि जो सरकार की जो भी नीतियाँ हैं या फिर जो भी उनके प्रोग्राम्स हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। इट मैनेज पब्लिक फंड्स थ्रू बजटिंग, टैक्सेशन, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो ये क्या करता है, जो पब्लिक के फंड्स होते हैं उनको मैनेज करता है बजट बना करके, टैक्स लगा करके, ठीक है, उनके अकाउंट्स को देख के और ऑडिटिंग करके, ठीक है। तो ये सारे काम होते हैं इसके, जिसकी वजह से ये फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी देखता है। नेक्स्ट इज द पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन। इट डील्स विद द रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, प्रमोशन एंड मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तो जो सरकारी यहाँ पे एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, उनके रिक्रूटमेंट में कितनी ज़रूरत है, ठीक है, उनको रिक्रूट करता है, उनको ट्रेनिंग देता है, उनका प्रमोशन करता है और उनको मैनेज करता है। तो ये सारे काम इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। इट सपोर्ट्स इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट थ्रू वेलफेयर स्कीम्स एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो ये सपोर्ट करता है इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को अपने वेलफेयर स्कीम से और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ला करके। तो इन सब तरीक़ों से क्या करता है, समाज में इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को लाता है। नेक्स्ट इज पब्लिक रिलेशंस। इट मेंटेन्स कम्युनिकेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन्स एंड एड्रेसेस पब्लिक ग्रीवेंसेस। सो ये क्या करता है, एक कम्युनिकेशन का ये जरिया बनता है, ठीक है। जो भी सरकार अपनी नीतियाँ बनाती हैं और जो भी वहाँ के नागरिकों को जो चाहिए होता है उनके बीच में ये एक कम्युनिकेशन का जरिया बनता है, जो भी नागरिक हैं उनकी चीज़ों को वहाँ तक पहुँचाता है, पब्लिक का जो भी डिमांड है उसको एड्रेस करता है, ठीक है, और फिर सरकार को बताता है कि आपको इनके लिए काम करना चाहिए, इनके लिए नीतियाँ बनानी चाहिए। नेक्स्ट इज लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। इट इंक्लूड्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लोकल बॉडीज सच एज म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड विलेज पंचायत्स टू प्रोवाइड बेसिक सर्विसेज एट द ग्रास रूट लेवल। तो अगर हम बात करें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का, तो इसके अंदर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन लोकल बॉडीज़ में आते हैं, जैसे कि म्यूनिसिपैलिटीज़ में हो गए, जो सिटीज़ में हमको देखने को मिलते हैं, वहीं अगर जो गांव होते हैं वहाँ पे विलेज पंचायत देखने को मिलते हैं। तो ऐसे जो लोकल बॉडीज़ हैं वहाँ पर ये अपने एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है, जो कि एक बेसिक सर्विस है ग्रास रूट लेवल पे, ठीक है, ये प्रोवाइड करता है ग्रास रूट लेवल पे बेसिक सर्विसेज को, ठीक है। तो ये हो गया लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। कंक्लूजन में हम बताएंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्ले अ वाइटल रोल इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो सरकार के बेहतर काम करने के लिए और समाज का विकास करने के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ही अहम रोल होता है। इट इंश्योर्स दैट गवर्नमेंट पॉलिसीज आर इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड एंड पब्लिक सर्विसेज आर डिलीवर्ड एफिशिएंटली। और ये पक्का करता है कि जो सरकार की जो नीतियां हैं, जो सरकार पॉलिसीज बना रही है, वो बेहतर तरीके से काम करे और साथ ही साथ जो पब्लिक सर्विसेज हैं वो भी अपना काम बेहतर तरीके से करें। इट्स ब्रॉड स्कोप एंड सर्विस ओरिएंटेड नेचर
मेक इट एन इसेंशियल पार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड नेशनल डेवलपमेंट। तो इसका जो बहुत ज़्यादा स्कोप होने की वजह से और जो सर्विस ओरिएंटेड नेचर होता है, यानी कि सर्विस प्रदान करना इसका काम होता है, तो इसके वजह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है एक अच्छे गवर्नेंस के लिए और साथ ही साथ किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए। तो इसका बहुत ही अहम रोल हमको देखने को यहाँ पे मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज डिस्कस द नेचर ऑफ पॉलिसी साइंसेज अप्रोच। सो द पॉलिसी साइंसेज अप्रोच जो होते हैं उनके क्या नेचर होते हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। द पॉलिसी साइंसेज अप्रोच इज़ अ मेथड ऑफ स्टडिंग पब्लिक पॉलिसीज इन अ साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल वे। तो पॉलिसी साइंसेज अप्रोच क्या होता है, एक तरीका होता है जहाँ पर हम कोई भी पब्लिक की पॉलिसीज जो होती हैं उनको साइंटिफिक और प्रैक्टिकल वे में समझते हैं, पढ़ते हैं। It focuses on solving real-life public problems by using knowledge from different subjects such as political science, economics, sociology, psychology and law। तो ये क्या कर रहा है कि यहाँ पर जो हम रियल लाइफ जो पब्लिक प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, यानी कि हर दिन जो हम कुछ पब्लिक को जो प्रॉब्लम्स होते हैं फेस करने पड़ते हैं, उसको सॉल्व करने पे ध्यान देता है अपने नॉलेज का इस्तेमाल करके, जो ये अलग अलग सब्जेक्ट से ये लेता है। ठीक है, जैसे कि कोई सब्जेक्ट हो गया जैसे पॉलिटिकल साइंस, तो वहाँ से जो भी इसके नॉलेज है उसका इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, ठीक है, फिर साइकोलॉजी हो गया या फिर लॉ हो गया। द मेन एम इज़ टू हेल्प गवर्नमेंट्स मेक बेटर डिसीजंस फॉर सोसाइटी। और इसका मेन जो मुद्दा होता है, मेन जो इसका मकसद होता है, मेन जो इसका लक्ष्य होता है कि ये सरकार की मदद करता है कि वो समाज के लिए एक बेहतर अपने निर्णय को ले सके। अब इसके एक एक नेचर को हम समझते हैं। फर्स्ट इज प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच। द पॉलिसी साइंसेज अप्रोच इज मेनली प्रॉब्लम ओरिएंटेड। जो पॉलिसी साइंस अप्रोच होता है वो खास करके प्रॉब्लम ओरिएंटेड होता है। इट स्टार्ट्स विद द आइडेंटिफाइंग अ पब्लिक प्रॉब्लम, स्टडीज इन काउज एंड सजेस्ट सुटेबल सॉल्यूशंस। तो इसका शुरुआत होता है पहले तो जो पब्लिक का प्रॉब्लम है उसको पता लगाने में, उसको ये आइडेंटिफाई करता है, उसके बाद उसके कारण को ये समझता है, जानता है, और उसके बाद जो भी सुटेबल सॉल्यूशन होता है वो ये सुझाव देता है, सजेस्ट करता है। द फोकस इज़ ऑन अचीविंग प्रैक्टिकल रिजल्ट्स रैदर दैन ओनली डिस्कसिंग थ्योरीज। और इनका जो फोकस होता है, ठीक है, जो मेन इनका टारगेट होता है वो एक प्रैक्टिकल रिजल्ट को अचीव करने में होता है, ना कि सिर्फ थियोरेटिकल डिस्कशंस करने में। नेक्स्ट इज इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। दिस अप्रोच कंबाइंस आइडियाज़ एंड मेथड्स फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन्स। तो इंटरडिसिप्लिनरी नेचर के अंदर देखेंगे कि यहाँ पे जो अप्रोच होता है ना, ये कंबाइंस होता है, इसके अंदर आइडियाज़ होते हैं, मेथड्स होते हैं अलग अलग डिसिप्लिन से। इट यूजेज नॉलेज फ्रॉम इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, लॉ एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स पॉलिसी इशू इन अ बेटर वे। तो ये कई सारे सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करता है, कई सारे नॉलेज का इस्तेमाल करता है, जैसे कि इकोनॉमिक्स का, पॉलिटिकल साइंस का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है, सोशियोलॉजी, लॉ का और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का, ताकि ये जो कॉम्प्लेक्स पॉलिसीज़ होते हैं उनके इशूज़ को एक बेहतर तरीके से समझ पाए और उसको ठीक कर पाए। नेक्स्ट इज साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक। द पॉलिसी साइंसेज अप्रोच फॉलो अ साइंटिफिक प्रोसेस। तो जो यहाँ पे पॉलिसी साइंस अप्रोच होता है वो एक साइंटिफिक तरीके को, साइंटिफिक प्रक्रिया को क्या करता है, फॉलो करता है, उसी को अपनाता है। इट कलेक्ट्स फैक्ट्स, एनालाइजेस डेटा, कंपेयर डिफरेंट अल्टरनेटिव्स एंड इवेलुएट्स आउटकम्स बिफोर मेकिंग पॉलिसी रिकमेंडेशंस। तो ये किसी भी पॉलिसी के रिकमेंडेशंस को बनाने से पहले उसके फैक्ट्स को कलेक्ट करता है, उसके डेटा को एनालाइज करता है और कंपेयर करता है अलग अलग अल्टरनेटिव्स के साथ, और जो भी आउटकम्स आने की संभावना है उसको इवेलुएट करता है। दिस हेल्प्स इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड एंड रेशनल डिसीजंस। और ये मदद करता है एक इन्फॉर्म्ड और रेशनल डिसीजन को बनाने में, जहाँ पे पहले से हमको पता होता है कि इसके डिसीजंस जो हम बनाएंगे वो कैसा होगा। ठीक है, तो उसमें इसको मदद मिलती है। नेक्स्ट इज द डिसीजन मेकिंग फोकस। इट एम्फेसाइजेज द इम्पॉर्टेंस ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो ये अपना जो महत्व है वो लगाता है डिसीजन मेकिंग लेने में, ठीक है, जो भी डिसीजन लेने की प्रक्रिया होती है उसके अंदर। इट स्टडीज़ हाउ पॉलिसीज़ आर फॉर्मुलेटेड, इम्प्लीमेंटेड एंड इवेलुएटेड। तो ये देखता है कि कैसे जो है यहाँ पे जो पॉलिसीज़ बनाए गए हैं उसको कैसे फॉर्मुलेट किया गया है, कैसे उसको बनाया गया है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया गया है, लागू किया गया है, और कैसे उसको इवेलुएट किया गया है कि वो कितना बेहतर काम कर रहा है। ठीक है। इट ऑल्सो एग्जामिन्स द रोल ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, ब्यूरोक्रेट्स, एक्सपर्ट्स एंड सिटीजन्स इन पॉलिसी डिसीजन।
तो ये और भी चीज़ों को करता है, जैसे कि एग्जामिन करता है कि जो वहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका क्या काम है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, और जो सिटीजन्स हैं जो पॉलिसी डिसीजंस में अपने हिस्सा लेते हैं उन सबका क्या काम है, ये उसको देखता है, एग्जामिन करता है। नेक्स्ट इज द गोल ओरिएंटेड। So the approach is directed towards achieving specific social goals such as economic development, social justice, public welfare and environmental protections। तो यहाँ पे जो इसका अप्रोच होता है वो डायरेक्ट होता है कि ये कुछ स्पेसिफिक सोशल गोल्स को अचीव कर सके, ठीक है। जो सामाजिक लक्ष्य है, सामाजिक जो हमारा एक, ठीक है, जो अपना गोल है उसको हम क्या करें, हासिल कर सकें। जैसे कि क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, समाज में एक सोशल जस्टिस लाना, पब्लिक वेलफेयर करना, लोगों का विकास करना, कल्याण करना, और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। पॉलिसीज आर जज्ड बेस्ड ऑन हाउ इफेक्टिवली दे अचीव्ड देज ऑब्जेक्टिव्स। और यहाँ पे जो पॉलिसी जो बने होते हैं उसको जज किया जाता है इसी आधार पर कि ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, वो इनको अचीव कितना बेहतर तरीके से कर पाते हैं, ठीक है। जो पॉलिसी बनाए हैं हम, वो कितने बेहतर तरीके से ये सारी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल। पॉलिसी साइंसेज रिकॉग्नाइज दैट सोसाइटी इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। जो पॉलिसी साइंसेज है वो ये मतलब ये जानता है, ये रिकॉग्नाइज किए हुए हैं कि जो हमारा यहाँ पे सोसाइटी है वो लगातार क्या कर रहा है, बदल रहा है। देयरफॉर पॉलिसीज शुड बी फ्लेक्सिबल एंड रिवाइज्ड अकॉर्डिंग टू न्यू सिचुएशंस, पब्लिक नीड्स एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। तो इसीलिए वो अपने पॉलिसीज़ में भी एक फ्लेक्सिबिलिटी रखता है और उसको हमेशा रिवाइज करते रहता है नए नए सिचुएशंस के हिसाब से, पब्लिक की ज़रूरतों के हिसाब से, और जो भी हमारी तकनीक में बदलाव हो रहे हैं, विकास हो रहे हैं, उसके हिसाब से अपने पॉलिसीज़ में भी बदलाव लाते हैं। नेक्स्ट इज फ्यूचर ओरिएंटेड। दिस अप्रोच नॉट ओनली डील्स विद द प्रेजेंट प्रॉब्लम्स बट ऑल्सो एंटिसिपेट्स फ्यूचर चैलेंजेस। तो ये जो अप्रोच है वो सिर्फ अभी प्रेजेंट के प्रॉब्लम्स तक डील नहीं करता है, बल्कि जो आने वाले फ्यूचर में चैलेंजेस हो सकते हैं उसको भी ये पहले से एंटिसिपेट करके रखता है कि क्या चैलेंजेस हमको फेस करने पड़ सकते हैं। इट इनकरेज लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड प्रिवेंटिव मेजर्स टू अवॉइड फ्यूचर क्राइसिस। तो भविष्य में होने वाले जो क्राइसिस हो सकते हैं उससे बचाने के लिए ये पहले से ही कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग को इनकरेज करता है और उससे बचाने के कई सारे तरीकों को पहले से मतलब तैयार करके रखता है। नेक्स्ट इज वैल्यू बेस्ड अप्रोच। पॉलिसी साइंसेज कंसीडर पब्लिक वैल्यूज सच एज इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रीडम एंड वेलफेयर वाइल डिज़ाइनिंग पॉलिसीज़। तो जो ये पॉलिसी साइंसेज होते हैं ये पब्लिक के वैल्यूज़ को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं, पॉलिसीज़ को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। जैसे कि इक्वालिटी को ध्यान में रख के, जस्टिस को, फ्रीडम को और उनके वेलफेयर को। जब भी वो कोई पॉलिसी बनाते हैं तो इन सब बातों का ध्यान रखते हैं कि ये सारी चीज़ें उनके मतलब सही से होने चाहिए, ठीक है। इट बैलेंसेज टेक्निकल नॉलेज विथ इथिकल एंड सोशल कंसर्न्स। तो जो भी तकनीकी यहाँ पे ज्ञान होता है या फिर जो भी तकनीकी नॉलेज होता है, टेक्निकल जो भी नॉलेज होता है, तो उसको ये बैलेंस करके रखते हैं वहाँ के इथिकल और सोशल कंसर्न्स के साथ, ठीक है। तो जो भी सामाजिक अपनी जो चीज़ें हैं उसके साथ उसको जोड़ के बना के रखते हैं। तो कंक्लूजन में हम इसको बता सकते हैं, द पॉलिसी साइंसेज अप्रोच इज अ प्रैक्टिकल, साइंटिफिक एंड इंटरडिसिप्लिनरी मेथड ऑफ पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस। तो जो पॉलिसी साइंस अप्रोच है वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, साइंटिफिक है और इंटरडिसिप्लिनरी मेथड है पब्लिक पॉलिसी को बनाने का। इट हेल्प्स गवर्नमेंट्स अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स, मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस एंड इम्प्रूव द पब्लिक वेलफेयर थ्रू इफेक्टिव पॉलिसीज़। तो ये मदद करता है सरकार को कि वो जो प्रॉब्लम्स है वहाँ को उसको अच्छे से समझे, उसके बाद एक इन्फॉर्म डिसीजंस ले और उसके साथ साथ पब्लिक के वेलफेयर को इम्प्रूव करे अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर बना करके। इट्स फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिसर्च एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन मेक इट एन इम्पॉर्टेंट अप्रोच इन मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और इसका जो फोकस होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, रिसर्च के ऊपर और कंटिन्यूअस जो एवैल्यूएशन करता है खुद को, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करने में, ठीक है। तो आज के मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इसका रोल काफ़ी बेहतर हमको देखने को मिलता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज डिस्कस द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस। तो जो गुड गवर्नेंस है उसके कुछ वेरियस यहाँ पे हमको कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे। गुड गवर्नेंस मीन्स द प्रॉपर एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर्स बाय द गवर्नमेंट। तो गुड गवर्नेंस का मतलब क्या होता है कि आपकी जो सरकार है वो आपके लिए बेहतर काम करे, दैट इज़ द गुड गवर्नेंस, ठीक है। सिंपल वर्ड में तो नहीं समझते हैं।
तो मतलब कि यहाँ पर एक मैनेजमेंट हो जो इफ़ेक्टिव और प्रॉपर हो पब्लिक अफेयर्स का और सरकार के द्वारा ये हो, ठीक है। इट इंश्योर्स दैट रिसोर्सेज आर यूज वाइजली, लॉज आर फॉलोड एंड पीपल रिसीव क्वालिटी सर्विसेज। तो ये पक्का करता है कि जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास संसाधन है, उसको अच्छे से, ठीक है, इस्तेमाल किया जाए, बर्बाद ना किया जाए, जो कानून बनाए गए हैं उसको फॉलो किया जाए, उनका पालन किया जाए, और जो पीपल हैं यानी जो लोग हैं उनको एक क्वालिटी सर्विस मिले, ठीक है। गुड गवर्नेंस प्रमोट्स डेवलपमेंट, जस्टिस एंड पब्लिक ट्रस्ट। तो जो गुड गवर्नेंस होते हैं वो प्रमोट करते हैं डेवलपमेंट को, विकास को, जस्टिस को, न्याय को और पब्लिक के ट्रस्ट को, उनके भरोसों को, ठीक है। तो एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं, इसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को। फर्स्ट इज द पार्टिसिपेशन, हिस्सेदारी। सो द पार्टिसिपेशन मीन्स दैट ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग। सभी नागरिकों को अधिकार है कि वो कोई भी निर्णय को लेने में अपना हिस्सेदारी ले सकते हैं। पीपल कैन पार्टिसिपेट थ्रू वोटिंग, पब्लिक मीटिंग्स एंड डिस्कशंस। तो यहाँ पे जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं वोटिंग के साथ, ठीक है, वोट दे करके अपने जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स है उसको चुन सकते हैं, पब्लिक मीटिंग्स कर सकते हैं और डिस्कशंस कर सकते हैं, ठीक है, किसी चीज़ के ऊपर, किसी मुद्दे के ऊपर, ठीक है। इक्वल पार्टिसिपेशन स्ट्रेंथेन्स डेमोक्रेसी एंड इंश्योर्स दैट डिफरेंट व्यूज़ आर कंसीडर्ड। अगर इक्वल पार्टिसिपेशन होगा यानी सभी की बराबर की हिस्सेदारी देखने को मिलेगी, तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो लोकतंत्र है उसको मजबूत करेगा और ये भी पक्का करेगा कि अलग अलग जो व्यूज़ होते हैं लोगों को, उसको भी हम ध्यान से सुने, ध्यान से उसको कंसीडर करें। नेक्स्ट इज द रूल ऑफ लॉ। गुड गवर्नेंस इज बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ। जो गुड गवर्नेंस होते हैं वो कानून के कुछ नियम के ऊपर आधारित होते हैं। लॉज शुड बी फेयर एंड अप्लाइड इक्वली टू एवरीवन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। तो जो यहाँ पे कानून होने चाहिए वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए और वो सभी पे बराबर लगाया जाना चाहिए बिना किसी भेदभाव के। एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड रिस्पेक्ट फॉर लीगल राइट्स हेल्प मेंटेन जस्टिस एंड पीस इन सोसाइटी। तो एक मतलब आज़ाद, ठीक है, न्यायपालिका अगर होगी, ठीक है, जुडिशरी अगर इंडिपेंडेंट होगी तो वो कहीं ना कहीं जो लीगल राइट्स है उसकी रिस्पेक्ट करेगी और साथ ही साथ जस्टिस और पीस समाज में बना रहेगा, यानी शांति और न्याय समाज को मिलता रहेगा। नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मीन्स दैट गवर्नमेंट्स डिसीजंस एंड एक्शंस आर ओपन एंड क्लियर टू द पब्लिक। ट्रांसपेरेंसी मतलब होता है कि मतलब ओपननेस, ठीक है, सब कुछ खुला खुला रहे, ठीक है, नहीं बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, इधर से उधर का दिखना, ठीक है। ओपेक होता है जो दिखता नहीं है, बट ट्रांसपेरेंट मतलब जो इधर से उधर का दिखता है, और जो ट्रांसलूसेंट होता है वो धुंधला दिखता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। आते हैं वापस से इस पर। तो ट्रांसपेरेंसी मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट है उनके जो डिसीजंस या फिर जो एक्शंस हैं वो बिल्कुल ओपन और क्लियर होने चाहिए पब्लिक के लिए। सिटीजन्स शुड हैव एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड स्पेंडिंग। और यहाँ पे जो भी उनके नागरिक हैं उनको पूरा एक्सेस होना चाहिए कि सरकार द्वारा किए गए पॉलिसीज़ को बनाने में कितना उनको स्पेंडिंग करना पड़ रहा है, क्या वो पॉलिसीज़ बना रहे हैं, ये सारी जानकारी उनको मिलने का पूरा अधिकार होना चाहिए। दिस रिड्यूसेस करप्शन एंड इंक्रीज पब्लिक कॉन्फिडेंस। ये आपके करप्शंस जो बढ़ रहे हैं उसको घटाएगा, उसको कम करेगा और साथ ही साथ एक पब्लिक कॉन्फिडेंस को भी ये बढ़ाएगा। नेक्स्ट इज द अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, आप जो काम कर रहे हैं उसकी आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। अकाउंटेबिलिटी मीन्स दैट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दियर एक्शंस एंड डिसीजंस। तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि जो भी सरकारी, ठीक है, ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, संस्थान हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल होंगे अपने लिए गए एक्शंस और डिसीजंस के ऊपर, ठीक है। अगर कोई भी वो एक्शंस ले रहे हैं, कोई भी वो निर्णय ले रहे हैं तो उसके लिए वो खुद ही क्या होंगे, जिम्मेदार होंगे। इफ़ मिस्टेक्स आर मेड और पब्लिक मनी इज मिस यूज दे मस्ट आंसर फॉर इट। अगर कोई गलती होता है, ठीक है, मिस्टेक्स होते हैं या फिर पब्लिक मनी का जो मिसयूज किया जाता है तो उसके लिए उनको बिल्कुल जवाब देने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम देखेंगे कि जो नीट का जो पेपर लीक हो रहा है और भी बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं, तो इसके लिए सरकार को क्या होना चाहिए, बिल्कुल जवाब देना चाहिए कि कैसे ये पेपर लीक्स हो रहे हैं, या फिर कहीं पर भी अगर कोई पुल बनता है, ब्रिज बनता है, ठीक है, तो आखिर वो बिना स्टार्ट किए यानी कि बिना उसके
जो रिबन कट होता है, ओपन होता है, उसके पहले वो गिर क्यों जा रहा है, तो इसके कंस्ट्रक्शंस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे जो सवाल हैं इसको आपको जवाब देने होंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको तैयार होना होगा, यही गुड गवर्नेंस होता है। अकाउंटेबिलिटी इम्प्रूव्स इफ़िशियंसी एंड ऑनेस्टी। अकाउंटेबिलिटी आने से क्या होगा, ये आपके इफ़िशियंसी को बढ़ाएगा और साथ ही साथ आपके अंदर ऑनेस्टी को भी इम्प्रूव करेगा। नेक्स्ट इज द रिस्पॉन्सिवनेस। अ गुड गवर्नमेंट लिसन्स टू द नीड एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल एंड प्रोवाइड्स टाइमली सॉल्यूशंस। तो एक जो गुड गवर्नेंस होगा वो लोगों की ज़रूरतों को और उनके प्रॉब्लम्स को बिल्कुल सुनेगा और साथ ही साथ उनको समय के अनुसार उसके सॉल्यूशंस को भी देगा। ठीक है, क्विक डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज एंड प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ कंप्लेंट्स शो रिस्पॉन्सिवनेस एंड इंक्रीज पब्लिक सेटिस्फैक्शन। तो हमेशा पब्लिक की जो भी सर्विसेज हैं उसको देते रहना और साथ ही साथ जो उनके कंप्लेंट्स हैं उनको देखना, उनको हैंडल करना और उस पर तुरंत से अपने रिस्पॉन्स करना। ठीक है, यानी कि अगर किसी ने कुछ कंप्लेंट किया, जैसे कि आपने नीट के एग्ज़ाम को बताया कि नीट का पेपर लीक हुआ है, तो तुरंत इस पर क्या होना चाहिए, इस पर एक्शन दिखाना चाहिए गवर्नमेंट को। ठीक है, तो इस तरह से ये कहीं ना कहीं लोगों के पब्लिक के जो सेटिस्फैक्शन है उसको फुलफिल करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज द इफेक्टिवनेस एंड efficiency. Good governance ensures that resources such as money, time and manpower are used widely. तो गुड गवर्नेंस जो है वो ये पक्का करती है कि जो हमारे पास संसाधन है, जैसे हमारे पास जो पैसे हैं, समय है, या फिर जो हमारे पास ठीक है मैन पावर है, ठीक है मानव बल है, वो सब क्या है जो हमारे पास रिसोर्सेज के तौर पे हैं उसको हम बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। गवर्नमेंट प्रोग्राम्स शुड अचीव दियर गोल्स विद द मिनिमम वेस्ट एंड मैक्सिमम बेनिफिट फॉर सोसाइटी। तो जो भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं अपने गोल्स को हासिल करने के लिए उनको कम से कम वेस्ट करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा समाज को लाभ पहुंचाना चाहिए। नेक्स्ट इज इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस। एवरी सिटीजन शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजन और इकोनॉमिक स्टेटस। तो जितने भी नागरिक हैं उन सबको एक समान का अवसर मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी लिंग के हों, किसी भी कास्ट के हों, जाति के हों, किसी भी धर्म के हों और कोई भी इकोनॉमिक स्टेटस से आते हों, कितने भी अमीर या गरीब क्यों ना हों। गुड गवर्नेंस इंश्योर्स दैट वीकर एंड मार्जिनलाइज्ड सोसाइटीज़ सेक्शंस आर इंक्लूडेड इन डेवलपमेंट एंड रिसीव फेयर ट्रीटमेंट। तो जो यहाँ पे गुड गवर्नेंस होगा वो ये पक्का करता है कि जो भी कमज़ोर वर्ग के लोग हैं या फिर जो बहुत ही मतलब पिछड़े हुए लोग हैं उनका भी डेवलपमेंट हो और वो भी फेयर ट्रीटमेंट हासिल कर पाएँ। ठीक है, सभी की तरह उनके साथ भी कोई भेदभाव ना हो। ठीक है, समान अधिकार उनको भी मिले। नेक्स्ट इज द कंसेंसस ओरिएंटेड। सो डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी ऑफन हैव डिफरेंट interests. सो डिफरेंट ग्रुप इन सोसाइटी ऑफन हैव डिफरेंट इंटरेस्ट। जो समाज के अलग अलग ग्रुप्स होते हैं उनकी अलग अलग इंटरेस्ट होती है, चाह होती है। गुड गवर्नेंस इंश्योर्स डिस्कशंस एंड कोऑपरेशन टू रीच डिसीजंस दैट आर एक्सेप्टेबल टू द मेजॉरिटी व्हाइल प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। तो अगर गुड गवर्नेंस होगा तो हमेशा डिस्कस करेगा, इंकरेज करेगा डिस्कस को, कोऑपरेशंस करेगा ताकि वहाँ पे जो डिसीजंस है वो अच्छे से लिए जाएँ और वो एक्सेप्टेबल हो मेजॉरिटी को, और साथ ही साथ जो राइट्स है माइनॉरिटीज़ को उसको भी प्रोटेक्ट किया जाए। नेक्स्ट इज विजन एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अ गुड गवर्नेंस हैज़ अ लॉन्ग टर्म विजन्स ऑफ द कंट्रीज डेवलपमेंट। एक गुड गवर्नमेंट होगा वो लॉन्ग टर्म अपना विजन रखेगा कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। इट प्लान्स पॉलिसीज केयरफुली टू अचीव सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल वेलफेयर एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। और वो जो पॉलिसीज़ प्लान करेगा उसके अंदर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगा, सोशल वेलफेयर होगा और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी होगा। तो इस तरह से हम कंक्लूजन में बताएंगे गुड गवर्नेंस इज इसेंशियल फॉर अ पीसफुल, fair and a developed society. Its key characteristics: participation, rule of law, transparency, accountability, responsiveness, efficiency, inclusiveness, census building and strategic vision help create trust between the government and the citizen. तो जो गुड गवर्नेंस है वो बहुत ही ज़रूरी है एक पीसफुल, फेयर और डेवलप सोसाइटी के लिए। और इसके कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कि पार्टिसिपेशन, रूल ऑफ लॉ, ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में ट्रस्ट बनाने के लिए। बाय फॉलोइंग दीज प्रिंसिपल्स गवर्नमेंट्स कैन इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर द ऑल पीपल। तो इन सारे
चीज़ों का, इन सारे प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके, ठीक है, इनको यूज करके जो गवर्नमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लाती है, और साथ ही साथ जो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जीवन का उनका जो जीने का तरीका है, जो भी उनके जीवन का जो क्वालिटी है वो बेहतर करती है, उसको इम्प्रूव करती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, गुड गवर्नेंस देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, ठीक है। सो मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी का क्या अलग अलग स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व था। सो द मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय अब्राहम मैस्लो, ठीक है, ये अब्राहम मैस्लो द्वारा डेवलप किया गया था। इट एक्सप्लेन्स दैट ह्यूमन नीड्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट लेवल। वो ये बताते हैं कि जो मानव की जो ज़रूरतें हैं वो अलग अलग लेवल्स पे क्या है, अरेंज किए हुए हैं। अकॉर्डिंग टू थ्योरी पीपल फर्स्ट ट्राई टू सेटिस्फाई देयर बेसिक नीड्स एंड वंस दिस आर फुलफिल्ड दे मूव टू अ हायर लेवल नीड्स। उनके इस सिद्धांत के अनुसार, थ्योरी के अनुसार क्या है कि जो लोग होते हैं वो सबसे पहले अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करते हैं, और जैसे ही उनकी ज़रूरत की चीज़ें पूरा हो जाती है, जो उनको बहुत ज़रूरी होता है वो पूरा हो जाती है, तो फिर वो उससे हायर लेवल की तरफ अपने बढ़ते हैं और उसकी भी मांग करते हैं, ठीक है। द थ्योरी इज ऑफन सोन एज अ पिरामिड विथ 5 स्टेज। ये जो थ्योरी है वो हमको एक पिरामिड की तरह दिखाता है जो कि 5 स्टेज में होते हैं, ठीक है। तो एक एक करके सबको समझते हैं। फर्स्ट इज द साइकोलॉजिकल नीड। साइकोलॉजिकल नीड आर द मोस्ट बेसिक नीड फॉर सर्वाइवल। तो साइकोलॉजिकल नीड क्या है, एक मोस्ट बेसिक नीड है, ठीक है, किसी के भी सर्वाइवल के लिए, ठीक है। दीज इंक्लूड फूड, वाटर, एयर, स्लीप, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। इसके अंदर भोजन, पानी, ठीक है, हवा, नींद, कपड़ा और मकान आता है। ए पर्सन कैन नॉट फोकस ऑन हायर नीड्स अंटिल देज इसेंशियल नीड्स आर मेट। और कोई भी पर्सन जो है वो और ऊपर की ज़रूरतों को नहीं सोच सकता है जब तक कि ये सारे जो ज़रूरी चीज़ें हैं, ये जो इसेंशियल नीड्स है वो पूरे ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अ हंग्री पर्सन फर्स्ट लुक फॉर फूड बिफोर थिंकिंग अबाउट सक्सेस और रिस्पेक्ट। तो एक भूखा इंसान क्या होगा, सबसे पहले तो वो भोजन को ढूंढेगा, ठीक है, फूड को ढूंढेगा, ठीक है, ठीक है, ना कि सक्सेस और रिस्पेक्ट को। सेकेंड इज सेफ्टी नीड्स। आफ्टर फिजियोलॉजिकल नीड्स आर सेटिस्फाइड पीपल सीक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो जैसे ही हमारा फिजियोलॉजिकल नीड्स कंप्लीट हो जाता है तो जो पीपल है वो अपने सेफ्टी और सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान देता है। दिस इंक्लूड्स पर्सनल सेफ्टी, स्टेबल एम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, गुड हेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर। तो इसके अंदर क्या आते हैं, तो खुद की सेफ्टी आती है, एक स्टेबल एम्प्लॉयमेंट हो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिले, गुड हेल्थ हो और फिर प्रोटेक्शन मिले डेंजर से, ये सारे इसके अंदर आते हैं। ए सिक्योर इन्वायरमेंट हेल्प पीपल फील कॉन्फिडेंट एंड रिड्यूसेस फियर एंड स्ट्रेस। तो एक सिक्योर जो इन्वायरमेंट होता है वो कहीं ना कहीं लोगों को कॉन्फिडेंट फील कराता है और उनके जो डर है स्ट्रेस से वो कम करता है। नेक्स्ट इज लव एंड बिलोंगिंग नीड्स। सो द थर्ड लेवल इंक्लूड्स सोशल नीड्स सच एज लव, फ्रेंडशिप, अफेक्शन एंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। जो तीसरा लेवल है उसके अंदर हम सोशल नीड्स के अंदर जो देखते हैं वो लव है, फ्रेंडशिप है, दोस्ती है, अफेक्शन है, किसी के प्रति अट्रैक्शन होना, और उनके साथ बिलोंगिंग है। पीपल वांट टू बिल्ड रिलेशनशिप्स विथ फैमिली, फ्रेंड्स, क्लासमेट्स एंड कलीग्स। और यहाँ पे जो लोग हैं वो चाहते हैं अपने रिश्ते बनाना अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ और अपने कलीग्स के साथ। फीलिंग एक्सेप्टेड एंड द कनेक्टेड विद द अदर्स इम्प्रूव्स इमोशनल वेलबींग्स एंड हैप्पीनेस। तो यहाँ पे क्या होता है, हमको जैसे ही फीलिंग एक्सेप्टेड होता है और कनेक्ट होता है दूसरों के साथ, तो हमारा जो इमोशनल है वो वेलबींग और मतलब इम्प्रूव हो जाता है और हमारे हैप्पीनेस भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज स्टीम नीड्स। सो स्टीम नीड्स आर रिलेटेड टू सेल्फ रिस्पेक्ट एंड रिकग्निशन फ्रॉम अदर्स। स्टीम नीड्स मतलब क्या होता है, मतलब कि सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करता है ये, और दूसरों से खुद की पहचान की बात करता है, रिकग्निशन। पीपल वांट्स टू अचीव सक्सेस, गेन कॉन्फिडेंस एंड लर्न एंड अर्न एप्रिसिएशन फॉर देयर वर्क। लोग जो हैं वो यहाँ पे क्या चाहते हैं कि उनको सक्सेस मिले उनके काम में, उनको सक्सेस हासिल हो, उनका कॉन्फिडेंस बढ़े और साथ ही साथ एप्रिसिएशन मिले उनके काम का लोगों से। रिवार्ड्स, प्रमोशंस, रिस्पेक्ट एंड प्रेज हेल्प सेटिस्फाई देज नीड्स। और ऐसे नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए रिवार्ड्स होते हैं, उपहार देना, प्रमोशंस, ठीक है, रिस्पेक्ट करना और प्रेज करना उनके कामों को। व्हेन स्टीम नीड्स आर मेट इंडिविजुअल्स फील वैल्यूड एंड मोटिवेटेड। और जब हमारे स्टीम नीड्स हमको मिलते हैं और वो पूरे हो जाते हैं
तो जो इंडिविजुअल्स है वो अपने आप को वैल्यूड और मोटिवेटेड फील करता है, महसूस करता है कि वो कितना मोटिवेटेड है और कितना उसकी वैल्यू है, ठीक है। नेक्स्ट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ मैस्लोज हायरार्की। तो जो मैस्लोज का सबसे ऊपर का जो लेवल है वो यही है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशंस। इट रेफर्स टू अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल एंड बिलोंगिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ वन सेल्फ। और इसके अंदर हम देखते हैं कि कोई भी एक इंसान अपने सबसे हाईएस्ट, सबसे फुल पोटेंशियल तक पहुंच जाता है, ठीक है, और अपना वो बेस्ट वर्जन बन जाता है। पीपल एट दिस स्टेज फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ, क्रिएटिविटी, लर्निंग न्यू स्किल्स, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी। और इस स्टेज पे जो लोग हैं पहुंच करके अपना खुद का ग्रोथ करता है, क्रिएटिविटी पे ध्यान देता है, नए स्किल्स को सीखता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, साथ ही साथ समाज में भी अपना योगदान देता है। दे सीक पर्पस एंड फुलफिलमेंट रैदर दैन ओनली मटेरियल सक्सेस। तो वो अब यहाँ पे अपने पर्पस और फुलफिलमेंट को ध्यान देता है, ना कि कोई मटेरियल सक्सेस के ऊपर ज़्यादा उसका अब ध्यान होता है, ठीक है। तो ये सबसे हायर यहाँ पे लेवल हो जाता है। कंक्लूजन में हम बताएंगे, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी एक्सप्लेन्स दैट ह्यूमन नीड डिपेंड्स स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे जो मैस्लोज का जो हायरार्की थ्योरी जो था वो कहीं ना कहीं बताता है कि जो ह्यूमन की जो ज़रूरतें होती है, मानव की जो ज़रूरतें होती है वो स्टेप बाय स्टेप होता है। पीपल जनरली सेटिस्फाई लोअर लेवल नीड्स बिफोर मूविंग टू द हायर लेवल वंस। तो लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, पहले अपने जो लोअर लेवल नीड्स है, यानी कि जो नीचे के जो स्तर की जो ज़रूरतें हैं, यानी कि निम्न स्तर की जो ज़रूरतें हैं उसको पहले पूरा करते हैं, उसके बाद वो उच्च स्तर की ज़रूरतों के ऊपर जाते हैं, उन पर ध्यान देते हैं। द 5 स्टेज आर साइकोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, स्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो यहाँ पे जो 5 लेवल्स हमको देखने को मिला था, 5 स्टेज देखने को मिला था, उसमें कौन कौन से थे, साइकोलॉजिकल नीड्स था, ठीक है, हाँ, सेफ्टी नीड्स था, लव एंड बिलोंगिंग नीड्स था, स्टीम नीड्स था और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स था। दिस थ्योरी हेल्प्स टीचर्स, मैनेजर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस अंडरस्टैंड व्हाट मोटिवेट्स पीपल एंड हाउ डिफरेंट नीड्स इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर। और ये जो थ्योरी है वो कहीं ना कहीं मदद करता है टीचर्स को, मैनेजर्स को और ऑर्गेनाइजेशंस को ये समझने में कि क्या लोगों को मोटिवेट कर सकता है, प्रोत्साहित कर सकता है, और साथ ही साथ कैसे जो अलग अलग ज़रूरतें हैं वो आपके बिहेवियर को प्रभावित कर सकते हैं। बाय फुलफिलिंग देज नीड्स इंडिविजुअल कैन लीड अ हैप्पियर, मोर प्रोडक्टिव एंड मीनिंगफुल लाइफ। तो अपने सारी ज़रूरतों को पूरे करने के साथ साथ कोई भी जो इंडिविजुअल होगा वो एक खुशहाल, ज़्यादा प्रोडक्टिव और एक मीनिंगफुल लाइफ जी सकेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे समझ लिया कि जो मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी है वो कैसे काम करता है, कैसे उसके स्टेजेस अलग अलग यहाँ पे लेवल पे काम करते हैं। तो इस तरह से हमने आज का सेशन जो यहाँ पे कंप्लीट कर लिया BPSC 131 का। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे सब्सक्राइब कर दें, जहाँ पे हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशंस लाते रहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है तो उसे ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपने अभी तक हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज नहीं किया है तो आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज कर सकते हो, जिसके लिए आपको जाना है shop.hindustanknowledge.com पे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना सिंपली सब्जेक्ट कोड इंटर करना है और यहाँ से आसानी से अपने गेस्ट पेपर को आप परचेज कर सकते हो। अगर आपको हमारे वेबसाइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी हमसे गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो। हमारा नंबर है 9580023321। और इस तरह से हमारे गेस्ट पेपर से पढ़ के आप अपने एग्ज़ाम को और भी बेहतर बना सकते हो। उसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी कराए गए हैं जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।